माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैं कहानी का नया एपिसोड अपलोड नहीं कर पाए। मेरे मोबाइल में रिचार्ज ना होने की वजह से मैं एपिसोड नहीं डाल सकी। आपका साथ और प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा साथ बनाए रखें। धन्यवाद। नक्कौसर ऑडियो स्टोरी अध्याय 10 एहसास, इल्ज़ाम और एक अनकहा डर। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। कई दिनों बाद सांवी ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर थकान तो थी, पर अब उतनी बेबसी नहीं दिख रही थी। कमरे का माहौल हल्का करने के लिए रोहित हाथ में ट्रे लेकर आया। ट्रे पर गर्मागर्म चिकन सूप रखा था। वह बड़े गंभीर अंदाज में बोला, सांवी, देखो, तुम्हारे लिए स्पेशल सूप मैंने खुद अपनी निगरानी में बनवाया है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एक एक चम्मच पीना है। लेकिन जैसे ही उसने नर्वस होकर चम्मच बढ़ाया, उसका हाथ कांप गया और थोड़ा सूप बिस्तर पर गिर गया। दरवाजे पर खड़े उदय हंसते हुए बोला, रहने दे रोहित, तू देखभाल करेगा तो ये ठीक होने की जगह नए जख्म लेकर अस्पताल पहुंच जाएगी। चम्मच पकड़ना नहीं आता और चला है नस बनने। रोहित झेप गया और झल्लाते हुए बोला, चुप कर तू, मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ। सांवी, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना। सांवी इतने दिनों में पहली बार हल्के से मुस्कुराए। उस मुस्कान ने कमरे का सारा बोझ हल्का कर दिया। रोहित और उदय दोनों चुप रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि इस लड़की की एक मुस्कान के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बाहर बगीचे में अरीफ खामोश खड़ा था। रुद्राक्ष उसके पास आया और सीधे पूछा, क्या तुम सांवी से प्यार करते हो अरीफ? अरीफ चौंका और नजरें फेर कर बोला, ये कैसा सवाल है? वो मेरी जिम्मेदारी है। उसने जो सहा है, उसके बाद मुझे उससे बस हमदर्दी है। रुद्राक्ष हल्की हंसी के साथ बोला, हमदर्दी? जब डॉक्टर ने कहा कि वो नाजुक है तो तुम्हारी आंखों में हमदर्दी नहीं, खौफ था। उसे खो देने का डर। जब वो बेहोश थी तुम उसके पास ऐसे बैठे थे जैसे तुम्हारी दुनिया ही उजड़ गई हो। इसे हमदर्दी नहीं, मोहब्बत कहते हैं। अरीव ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, ये बस एक लगाव है। लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों में कुछ और था, जिसे वह खुद भी मानने से डर रहा था। रुद्राक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठीक है, जैसे तुम कहो। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें खुद मानना पड़ेगा कि ये लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष सबको अलविदा कहकर चला गया। उसने कहा कि जरूरी काम है, पर संपर्क में रहेगा। उस रात अरीव ने अपने असिस्टेंट करण को बुलाया। उसका चेहरा सख्त था। उसने कहा, समर राणा की बहन अनन्या, उसकी मौत का सच चाहिए। पुलिस रिपोर्ट नहीं, असली सच। पता करो उस रात क्या हुआ था, किसके साथ थी और किसको फायदा हुआ। समर क्यों रुद्राक्ष को दोषी मानता है, ये मुझे जानना है। करण ने सिर झुकाकर हामी भरी। मिशन शुरू हो चुका था। रात गहराती गई। अचानक सांवी की चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वह बुरे सपने में फंसी कांप रही थी। पसीने से भीगी हुई बार बार बुदबुदा रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, आग, सब जल रहा है, बचाओ। अरीफ दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि सांवी पैनिक अटैक में है। वह उसे अपनी बाहों में भरकर धीरे धीरे कहने लगा, शश, सांवी, मैं यहीं हूँ। तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आंखें खोलो, देखो मुझे। लेकिन उस रात पैनिक का असर गहरा था। सांवी रोती रही और अचानक अपने दिल का बोझ खोल दिया। उसकी टूटती आवाज ने कमरे की हवा तक भारी कर दी। तुम्हें पता है अरीफ, मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी आंखों के सामने मेरे माँ पिता, मेरा भाई, सबको मार दिया गया। मेरी छोटी बहन के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया। फिर उन्होंने मेरे साथ भी वही किया। और इतना ही नहीं, मुझे जंगल में जिंदा जला दिया। मैं आज भी उस आग की जलन महसूस करती हूँ। क्यों मैं बच गई? क्या मुझे बदला नहीं लेना चाहिए? क्या मुझे उन जानवरों को सजा नहीं देनी चाहिए? उसका शरीर कांप रहा था। वह बार बार चीखते हुए वही बातें दोहरा रही थी। पैनिक अटैक के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अरीव ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शांति में नहीं आ पा रही थी। अंत में उसने डॉक्टर से दिलाए गए ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन उठाया। बड़ी सावधानी से उसने सांवी की गर्दन में वह इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में सांवी रोते रोते गहरी नींद में चली गई। अरीव उसके पास बैठा रहा। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली छोड़ते गए। उसने उसकी सोती हुई सूरत को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, मैं वादा करता हूँ सांवी, तुम्हारा बदला मैं तुम्हारे साथ मिलकर लूंगा। तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं होने दूंगा। उस रात खामोश कमरे में दो धड़कनें थीं, एक सांवी की थकी हुई और दूसरी अरीव की, जिसमें अब सिर्फ एक इरादा धड़क रहा था, न्याय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय का सवाल, क्या अरीव का ये वादा उसे और सांवी को सुकून देगा, या यह मोहब्बत और बदले की आग उन्हें और गहरे अंधेरे में ले जाएगी? फार्म हाउस के लिविंग एरिया में माहौल काफी हल्का था। सांवी की तबीयत में सुधार के साथ घर में एक सुकून भरी शांति लौट आई थी। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और भाइयों का मजाक मस्ती उसे मुस्कुराने की वजह दे रहा था।
दोपहर में जब सब साथ बैठे थे तब अरीव ने अपना फ़ोन रखते हुए एक घोषणा की। अरीव गंभीर आवाज़ में, शाम तक मेरे एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा की बेटी यहाँ आ रही है। उसका नाम रिया है। वह कुछ महीने हमारे साथ रहकर बिजनेस के गुर सीखना चाहती है। उसने सांवी की तरफ देखा जो पास ही खड़ी थी। अरीव, सांवी, गेस्ट रूम तैयार करवा देना और देख लेना कि उसे किसी चीज़ की कमी न हो। सांवी ने धीरे से सिर हिलाया, जी। जैसे ही अरीव किसी ज़रूरी कॉल के लिए वहां से हटा, रोहित और उदय ने एक दूसरे को देखा और उनकी शैतानी शुरू हो गई। रोहित फुसफुसाते हुए उदय से, बिजनेस पार्टनर की बेटी बिजनेस सीखने आ रही है या भाई को पटाने? उदय मुस्कान दबाते हुए, मुझे तो दूसरा वाला ज़्यादा सही लग रहा है। नाम क्या बताया? रिया। देखना, पूरी मेकअप की दुकान बनकर आएगी। उसे बिजनेस के बी का तो पता नहीं होगा, पर ब्यूटी पार्लर का पूरा पता ज़रूर मालूम होगा। रोहित हंसते हुए, सही कहा। और भाई भी देखो कैसे हुक्म दे रहे थे, किसी चीज़ की कमी ना हो। अरे, उसे बिजनेस सीखना है, ब्राइडल फोटोशूट नहीं करवाना है यहाँ। सांवी उनकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी। इन दोनों की नोकझोंक अब उसकी आदत बन चुकी थी। रिया का आगमन। शाम ढल चुकी थी। फार्म हाउस की बत्तियां जल उठी थीं और बाहर एक ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार आकर पोर्च में रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से हाई हील्स की खटखट करती आवाज़ के साथ रिया मेहरा ने कदम बाहर रखा। वह वाकई किसी फैशन मैगजीन के कवर पेज से उतरी हुई लग रही थी। महंगी डिज़ाइनर ड्रेस, चेहरे पर परफेक्ट मेकअप की मोटी परत और आंखों में एक अजीब सा घमंड। उसके चलने का अंदाज बता रहा था कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। रोहित और उदय, जो दरवाजे पर ही खड़े थे, उसे देखकर एक दूसरे को कोहनी मारी। उदय ने धीरे से कहा, देख, मैंने कहा था ना, मेकअप की दुकान आ गई। सांवी मेहमान के स्वागत के लिए पानी का गिलास लेकर आगे बढ़ी। उसका सिर झुका हुआ था और शरीर हमेशा की तरह दुपट्टे और फुल स्लीव्स वाले सलवार सूट से ढका हुआ था। रिया की नज़र जैसे ही सांवी पर पड़ी, वह एक पल को ठिठक गई। सांवी के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी उसकी मासूमियत और प्राकृतिक सुंदरता चांद की तरह चमक रही थी। रिया के दिल में जलन की एक तेज लहर उठी। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि बिना किसी ताम झाम के कोई लड़की उससे ज़्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती है। उसने ये नोटिस नहीं किया कि सांवी का शरीर पूरी तरह से ढका हुआ क्यों है। उसने अपनी जलन को घमंड के नीचे छिपाया और तिरस्कार भरी नज़रों से सांवी को देखा। रिया अकड़ के साथ, ए लड़की, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? नौकरानी है न? जा, मेरा सामान उठाकर मेरे कमरे में रख। उसकी आवाज़ इतनी कड़वी थी कि सांवी का हाथ कांप गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द बाहर नहीं आए। इससे पहले कि रिया कुछ और कहती, उदय और रोहित उसके सामने आ गए। उनके चेहरे से मजाक पूरी तरह गायब हो चुका था और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उदय ठंडी मुस्कान के साथ, माफ़ करना, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। रोहित प्रिया की आंखों में देखते हुए, तंज कसते हुए, हाँ, दरअसल फार्म हाउस में नया चेहरा देखकर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गई होगी। चलो, हम तुम्हारा परिचय करवाते हैं। उसने सांवी के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा और उसे थोड़ा आगे किया। रोहित, रिया, ये सांवी है, हमारी बहन। शायद अरीफ भाई तुम्हें बताना भूल गए हैं कि यहाँ हमारी बहन भी रहती है। बहन शब्द सुनकर रिया का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग उड़ गया, आंखें शर्मिंदगी और हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी कही बात कानों में जहर की तरह घुलती हुई महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया दे। सांवी की आंखों में आंसू थे, अपमान के नहीं, बल्कि उस अपनेपन के जो उसे उन दोनों भाइयों से मिला था। आज उसे फिर एहसास हुआ कि वह अब अनाथ नहीं है। जहर भरी मुस्कान। रिया अब उसी घर में रहने लगी थी। मीठे लहजे और चतुराई से उसने सबका भरोसा जीतने की कोशिश शुरू कर दी। बाहर से वह एक मासूम बिजनेसमैन लगती, पर अंदर ही अंदर उसके इरादे जहरीले थे। वह अक्सर सांवी के आसपास बातें करती जो उसके दिल पर चोट कर जातीं। तुम्हें पता है सांवी, रिया ने एक दिन ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरीफ जैसे आदमी किसी मजबूत और परफेक्ट लड़की को चाहते हैं। तुम्हारी तरह टूटी हुई और अतीत से दागी हुई लड़की को कोई दिल से कबूल नहीं करेगा। प्यार तुम्हारे हिस्से में लिखा ही नहीं है। सांवी के होंठ कांप उठे। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन रिया की बातें उसके दिल में तीर की तरह धंस गईं। उस रात सांवी अकेली कमरे में बैठी थी। अंधेरे में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह खुद से ही बुदबुदाने लगी, काश उस दिन मैं भी मर गई होती। काश आग ने मुझे पूरी तरह निगल लिया होता। क्यों मैं बच गई? क्यों मुझे जिंदा रहना पड़ा? माँ, पापा, भाई, बहन, सबको मार दिया गया और मैं आज तक सांस ले रही हूँ। क्या मैं जिंदा रहने लायक भी हूँ? वह रोते रोते फूट पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तकिए में मुंह छिपाकर चीख दबाए। उसी वक्त अरीफ दरवाजे पर आया। उसकी सिसकियां सुनकर वह ठिठक गया। धीरे से अंदर आया और देखा कि सांवी खुद को कोसते हुए टूट चुकी है। वह पास बैठा और धीरे से बोला, सांवी, खुद को मत कोसो। तुम्हारा बचना कोई गुनाह नहीं है।
शायद ऊपरवाला तुम्हें इसलिए बचा कर लाया है ताकि तुम अपने परिवार के लिए न्याय हासिल कर सको। तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है। सांवी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ अरीव, मैं डरती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। अरीव ने उसके कंधों को पकड़कर मजबूती से कहा, तुम्हारी हर सांस तुम्हारे परिवार के नाम है। मैं वादा करता हूँ तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे बदले की इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें न्याय दिलाकर ही दम लूंगा। सांवी उसकी बातों में सुकून ढूंढ रही थी, लेकिन उसके दिल की गहराई में रिया के शब्द जहर बनकर अब भी गूंज रहे थे, तुम जैसी लड़की को कोई दिल से मोहब्बत नहीं करेगा। वह नहीं जानती थी कि उसकी यह टूटन और रिया की चालें आने वाले दिनों में उसके और अरीव के बीच कैसी आंधियां खड़ी करने वाली हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय का सवाल, क्या सांवी अपने दर्द और आत्मग्लानि से बाहर निकल पाएगी, या रिया की चालें उसके हौसले को पूरी तरह तोड़ देंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 11, जहर भरे शब्द और आने वाले तूफान की आहट। फार्म हाउस की सुबहें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी, जिसका नाम रिया था। वह अपनी मीठी बातों और बनावटी व्यवहार से अरीव के सामने एक आदर्श मेहमान बनी हुई थी, लेकिन उसकी असली नज़र सांवी पर थी, जो उसके वजूद को एक चुनौती की तरह लगती थी। रिया का जहरीला वार। एक सुबह सांवी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। वह अपने काम में डूबी हुई थी कि तभी रिया वहां आई। उसके हाथ में कॉफ़ी का एक महंगा कप था और चेहरे पर एक सोची समझी मुस्कान। गुड मॉर्निंग सांवी, उसने शहद घुली आवाज़ में कहा। सांवी ने बिना नज़र उठाए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। रिया उसके पास आकर काउंटर पर टिक गई, जैसे कुछ देख रही हो। फिर अचानक, जैसे उसका पैर फिसला हो, उसने अपने हाथ का खौलता हुआ कॉफ़ी का कप ज़मीन पर गिरा दिया। गर्म कॉफ़ी छिटक कर सांवी के पैरों के ठीक पास गिरी। सांवी एक झटके से पीछे हटी, उसकी आंखों में एक पल को वही पुराना डर कौंध गया, आग और जलने का डर। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, रिया ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा। मेरा पैर फिसल गया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सांवी ने कांपते हुए नहीं में सिर हिलाया और खुद को संभालने की कोशिश की। रिया नीचे झुकी और कप के टुकड़े उठाते हुए बोली, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है न? मेरा मतलब है, तुम बहुत सिंपल हो। थोड़ा ध्यान रखा करो। पता है, अरीव को अपने आसपास के लोग बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होते हैं। स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, अपने लेवल के। ऐसी बेचारी टाइप लड़कियां नहीं। बेचारी, यह एक शब्द सांवी के दिल और दिमाग में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया। उसने नज़र उठाकर रिया को नहीं देखा, बस चुपचाप ज़मीन साफ करने के लिए कपड़ा उठाने लगी। उसका मौन रिया के लिए एक जीत जैसा था। वह अपनी जहरीली मुस्कान के साथ वहां से चली गई, सांवी को अपने ही विचारों की आग में जलता हुआ छोड़कर। अनन्या की डायरी का रहस्य। उसी दोपहर अरीव अपने स्टडी रूम में बेचैन होकर टहल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने महसूस किया था कि सांवी उससे बच रही है। वह उससे नज़रें नहीं मिलाती थी, ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहती थी और उसके आसपास होने पर असहज हो जाती थी। अरीव को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यह अनिश्चितता उसे गुस्सा दिला रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और करण अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सर, एक ज़रूरी जानकारी मिली है, उसने कहा और एक पुरानी चमड़े के कवर वाली डायरी मेज़ पर रख दी। यह क्या है? अरीव ने पूछा। सर, यह अनन्या यानी समर राणा की बहन की पर्सनल डायरी है। हमारी टीम को उसके पुराने सामान से मिली है। अरीव ने डायरी उठाए और उसके पन्ने पलटने लगा। अंदर की लिखावट बहुत सुंदर थी, लेकिन शब्द दर्द और डर से भरे थे। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद अरीव के चेहरे के भाव सख्त हो गए। डायरी में साफ लिखा था कि अनन्या रुद्राक्ष से नहीं, बल्कि किसी और से प्यार करती थी, जिसका जिक्र उसने वीक नाम से किया था। उसने लिखा था कि वीक बहुत ताकतवर और खतरनाक है और वह उससे दूर जाना चाहती है पर जा नहीं पा रही। उसने ये भी लिखा था कि उसे अपने भाई समर के जुनूनी स्वभाव से डर लगता है, जो उसकी जिंदगी के हर फैसले को कंट्रोल करना चाहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डायरी के आखिरी के कुछ पन्ने किसी ने बड़ी बेरहमी से फाड़ दिए थे। ये वीक कौन है? अरीव ने डायरी बंद करते हुए पूछा। हम पता लगा रहे हैं सर, लेकिन इतना साफ है कि रुद्राक्ष सर को फंसाया जा रहा है। कहानी कुछ और ही है, करण ने जवाब दिया। अरीव की मुठियां भिंच गईं। यह मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना ही पेचीदा था। उसने करण को वीक के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने का आदेश दिया। उसका दिमाग अब एक नई पहेली में उलझ चुका था, एक अनचाही पार्टी की साजिश। शाम को जब अरीव अपनी सोच में डूबा हुआ था, रिया उसके पास आई। उसके हाथ में एक टैबलेट था और चेहरे पर बिजनेस वाली गंभीरता। अरीव, हमें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मिलने वाली है, उसने उत्साहित होते हुए कहा। ओबरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर विक्रम ओबरॉय हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये डील हमारे लिए गेम चेंजर हो सकती है। अरीव ने बिना ज़्यादा रुचि दिखाए कहा, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रिया ने कहा।
मिस्टर ओबरॉय बहुत पुराने ख्यालों के हैं। वह कोई भी बड़ी डील ऑफिस में नहीं बल्कि एक सोशल माहौल में फाइनल करना पसंद करते हैं। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम कल रात फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखें, सिर्फ उनके और कुछ ज़रूरी लोगों के लिए। ये डील पक्की करने का सबसे अच्छा मौका है। अरीव को पार्टी का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। घर का माहौल पहले ही तनावपूर्ण था और सांवी की हालत ठीक नहीं थी। अभी यह सब ज़रूरी नहीं है रिया, प्लीज़ अरीव, रिया ने जोर देते हुए कहा। यह मेरे करियर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये डील तुम्हारे लिए हासिल करना चाहती हूँ। बस एक शाम की बात है, प्लीज़ मना मत करो। रिया के जोर देने पर और बिजनेस के फ़ायदे को देखते हुए अरीव को बेमन से हाँ कहना पड़ा। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इंतज़ाम देख लेना। रिया की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसे वह मौका मिल गया था जिसका उसे इंतज़ार था। वह नहीं जानती थी कि वह अनजाने में एक ऐसे तूफान को दावत दे रही है जो उन सब की जिंदगी को तबाह कर सकता है। अकेलेपन की गहरी रात। उस रात फार्म हाउस में सब कुछ शांत था, लेकिन सांवी के कमरे में एक खामोश तूफान उमड़ रहा था। रिया के सुबह कहे गए शब्द परफेक्ट, स्ट्रांग, बेचारी बार बार उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह हिम्मत करके अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना दुपट्टा कंधे से सरकाया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसके जले हुए शरीर के निशान और भी भयानक लग रहे थे। हर एक दाग उसे उस रात की याद दिला रहा था, आग, चीखें और वह दर्द जो उसकी आत्मा तक को जला गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सच में टूटी हुई हूँ, वह खुद से फुसफुसाई। एक ऐसा खिलौना जिसे कोई कभी नहीं अपनाएगा। रिया सही कह रही थी। अरीव जैसे इंसान को मैं कैसे पसंद आ सकती हूँ? मुझमें ऐसा क्या है? सिर्फ दर्द, दाग और एक भयानक अतीत। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से बिखर चुका था। वह खुद से नफरत करने लगी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह चीखे, चिल्लाए, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। वह आईने के सामने और खड़ी नहीं रह सकी। कमजोरी से उसके पैर लड़खड़ा गए और वह ज़मीन पर ढह गई। उसने अपने घुटनों में सिर छिपा लिया और सिसकने लगी। उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जो उसे बताए कि वह जैसी भी है, अनमोल है। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ उठीं। एक पल को उसे लगा कि शायद अरीव आएगा, शायद वह उसकी तकलीफ महसूस कर पाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अरीव अपने स्टडी रूम में अनन्या की डायरी के रहस्य में उलझा हुआ था और सांवी अपने कमरे में अकेलेपन और दर्द से लड़ रही थी। रोते रोते उसकी आंखें भारी हो गईं और वह उसी ठंडे फर्श पर अपने बिखरे हुए वजूद के साथ दर्द की गहरी नींद में डूब गई। वह उस रात दुनिया में सबसे अकेली थी और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि आने वाला कल उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन होने वाला था। पाठकों के लिए आज का सवाल। रिया की बुलाई इस अनचाही पार्टी में एक नया और खतरनाक मेहमान आने वाला है, जबकि सांवी अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह खो चुकी है। आपको क्या लगता है, इस पार्टी में ऐसा क्या होगा जो सबकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा? क्या अरीव उस तूफान को रोक पाएगा जिसे वह खुद अनजाने में दावत दे चुका है? अपने जवाब और थ्योरी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी का यह नया और भावनात्मक अध्याय आपको कैसा लगा, ये जानने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आप इस कहानी का ऑडियो सुनना चाहते हैं और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल NK कौसर ऑडियो स्टोरी को अपना प्यार और समर्थन दें। स्मॉल डायमंड चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मॉल डायमंड कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। स्मॉल डायमंड इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। स्मॉल डायमंड और सबसे ज़रूरी बेल आइकॉन बेल को दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे छूट न जाए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वे मुझे और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अध्याय 12, एक खूबसूरत तोहफा और दहलीज पर खड़ा अतीत। पार्टी की शाम जैसे जैसे करीब आ रही थी, फार्म हाउस में एक अलग ही रौनक थी। गार्डन में तैयारियां चल रही थीं और घर के अंदर उत्साह का माहौल था। रोहित और उदय इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा हैंडसम लगेगा, जबकि रुद्राक्ष उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहा था। एक खामोश इनकार। तीनों भाई लिविंग एरिया में बैठी सांवी के पास आए, जो चुपचाप एक किताब के पन्ने पलट रही थी। सांवी, तैयार हो जाओ, रोहित ने उत्साहित होकर कहा। आज तुम्हें देखकर सब हैरान रह जाएंगे। सांवी ने धीरे से किताब बंद की और नजरें झुकाकर बोली, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तीनों एक पल को चुप हो गए। क्यों? रुद्राक्ष ने बहुत नरमी से पूछा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ, सांवी ने धीमी आवाज में कहा। बस मुझे अच्छा नहीं लगता इतने सारे लोगों के सामने आना। मैं सहज महसूस नहीं करती। उसकी आवाज़ में एक गहरी उदासी और खुद के लिए एक झिझक थी। अरे, ये क्या बात हुई? उदय ने उसके पास बैठकर कहा। तुम हमारी मेहमान नहीं, परिवार हो, और परिवार साथ में रहता है। तुम अकेली ऊपर कमरे में रहोगी और हम नीचे पार्टी करेंगे। ये तो गलत बात है। प्लीज़ मान जाओ ना सांवी, रोहित ने बच्चों की तरह जिद की। हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे।
तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सांवी के चेहरे पर वही इनकार था। उसकी आंखों में लोगों का सामना करने का डर साफ दिख रहा था। ये देखकर उदय को एक विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम पार्टी में नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन एक शर्त है। सांवी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। शर्त यह है कि अगर तुम पार्टी में नहीं आ रही तो अभी हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी। बोलो, मंजूर है, उदय ने शरारत से कहा। सांवी ने फिर मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन रोहित और रुद्राक्ष ने भी उदय का साथ दिया। तीनों उसे मनाने में जुट गए। आखिरकार उनके इतने प्यार और जिद के आगे सांवी को हार माननी पड़ी। उसने बहुत धीरे से हाँ में सिर हिलाया। दूर खड़ी रिया ये सब देख रही थी और उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, हद है, सुबह से मैं कह रही हूं कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। और इस गंवार जली हुई लड़की के लिए सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे ये कोई राजकुमारी हो। है क्या इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं? जैसे ही तीनों भाई सांवी को लेकर बाहर निकले, रोहित ने उदय से धीरे से कहा, चल अच्छा हुआ मेकअप की दुकान से तो बचे। उसके साथ जाते तो पूरा मॉल खरीदना पड़ता और हमारा क्रेडिट कार्ड आईसीयू में चला जाता। ये सुनकर उदय और रुद्राक्ष दोनों हंस पड़े। एक अनमोल तोहफा। शॉपिंग मॉल पहुंचकर तीनों भाइयों ने सांवी को एक बड़ी दुकान में लगभग खींच ही लिया। वे बच्चों की तरह उत्साहित थे और उसके लिए एक से बढ़कर एक ड्रेस निकाल रहे थे। सांवी बस चुपचाप खड़ी थी, उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी वहां अरीव आ गया। उसे देखकर सब चौंक गए। भाई आप यहाँ? रोहित ने पूछा। एक जरूरी काम था, अरीव ने संक्षेप में जवाब दिया, लेकिन उसकी नज़रें सांवी पर थीं, जो इतने सारे कपड़ों के बीच असहज लग रही थी। वह बिना कुछ कहे सांवी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे एक अलग हाई एंड डिज़ाइनर स्टोर में ले गया। भाइयों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप पीछे हो लिए। अरीव ने सेल्सगर्ल को एक ड्रेस लाने का इशारा किया। कुछ ही पलों में वह एक बेहद खूबसूरत फ्लोर लेंथ ब्लैक गाउन लेकर आई, जिसकी आस्तीनें पूरी थीं और गले का डिज़ाइन बहुत ही शालीन था। ये ट्राई करो, अरीव ने सांवी से कहा। सांवी ने गाउन को देखा और फिर उसके प्राइस टैग पर उसकी नज़र गई। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं यह नहीं ले सकती। अरीव ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आवाज़ गहरी और नर्म थी। मैंने कीमत नहीं, तुम्हारे लिए आराम देखा है। उसके इस एक वाक्य ने सांवी के दिल को छू लिया। वह समझ गई कि अरीव ने जानबूझकर फुल स्लीव्स वाला गाउन चुना था ताकि उसके जख्मों के निशान ढक जाएं। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी, यह उसकी तकलीफ को समझने वाला एक खामोश एहसास था। सांवी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद रोहित, उदय और रुद्राक्ष ने भी उसे कई और खूबसूरत ड्रेस दिलवाईं, और पहली बार सांवी को महसूस हुआ कि उसके पास सच में एक ऐसा परिवार है जो उससे बहुत प्यार करता है। बालकनी से दिखता सच। रात हो चुकी थी। फार्म हाउस का गार्डन जगमगा रहा था। हल्की हल्की संगीत की धुन और मेहमानों के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। सांवी अपनी बालकनी में अंधेरे में खड़ी नीचे चल रही पार्टी को देख रही थी। अरीव, उदय, रुद्राक्ष और रोहित, चारों भाई ब्लैक थ्री पीस सूट में बेहद आकर्षक लग रहे थे। उनके हाथों में वाइन के गिलास थे और वे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी सांवी की नज़र रिया पर पड़ी, जो एक बोल्ड रेड ड्रेस पहने अरीव के बिल्कुल बगल में खड़ी थी। वह हर किसी से ऐसे मिल रही थी जैसे वही उस पार्टी की होस्ट हो। ये नज़ारा देखकर सांवी के दिल में एक तेज़ दर्द उठा। उसने सोचा, वो कितनी परफेक्ट है, और मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि उन सब के साथ नीचे जाकर खड़ी भी हो सकूं। रिया सही कहती थी, अरीव की दुनिया मुझसे बहुत अलग है। वह अपनी टूटी हुई किस्मत पर आंसू बहाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र फार्म हाउस के मेन गेट पर पड़ी। एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला। उसका चेहरा जाना पहचाना था, इतना जाना पहचाना कि सांवी की सांसें गले में ही अटक गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कोई और नहीं, राहुल था, वही राहुल जिसने उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया था। सांवी ने देखा, रिया भागकर गेट पर गई और राहुल को गले लगा लिया। राहुल, तुम आ गए, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। तुम्हारी पार्टी हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने पिता की तरफ से मिस्टर ओबरॉय के प्रतिनिधि के तौर पर आया था। ये देखकर सांवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका सबसे भयानक सपना, उसका अतीत, आज दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह एक पल भी वहां और नहीं रुक सकी। वह तेजी से पीछे मुड़ी, बालकनी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। वह दरवाजे से पीठ लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों के सामने उस खूनी रात का मंजर घूम रहा था। उसका दुश्मन, उसके परिवार का कातिल उसी छत के नीचे था, और इस बात से वह पूरी तरह बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है। सांवी ने जैसे ही गेट पर राहुल को देखा, उसकी सांसें थम गईं।
उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। डर से कांपते हुए उसने तुरंत बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से भागकर अरीव के कमरे में घुस गई। कमरे में घुसते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पैरों में इतनी कंपकंपी थी कि वह संभल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे उसने अरीव के बिस्तर के पीछे जाकर खुद को छुपा लिया। दोनों हथेलियों से मुंह दबाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अभी अरीव आएगा, अभी वो मुझे इस डर से निकाल लेगा। बस थोड़ी देर और सह लो सांवी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर नीचे पार्टी जोरों पर थी। मेहमान वाइन और म्यूजिक का मजा ले रहे थे। रिया राहुल का हाथ पकड़कर गर्व से अरीव के पास लाए। अरीव, रिया ने बड़ी अदा से कहा, मिलो, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल, मुंबई के एमएलए का बेटा, और मेरे लिए तो ये फैमिली से भी बढ़कर है। राहुल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। अरीव ने ठंडे चेहरे से हाथ मिलाया। हाय। बस इतना कहकर वह तुरंत रुद्राक्ष की ओर बढ़ गया। रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हद है, मेरे बेस्ट फ्रेंड से ठीक से बात तक नहीं कर सकता, अकड़लू कहीं का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहित और उदय की कॉमेडी। थोड़ी दूरी पर खड़े रोहित और उदय राहुल को देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे थे। रोहित फुसफुसाया, भाई ये कौन है, चप्पल गंजू लग रहा है। उदय हंसते हुए बोला, अबे नहीं, ये तो एमएलए का बेटा नहीं, एमएलए का पंचर है। दोनों ने हाथ से मुंह दबाकर हंसना शुरू किया। रोहित ने फिर कहा, इसको देखकर तो लगता है जैसे शादी में आया है या लाइन में राशन लेने। उदय बोला, मुझे तो ये भी लग रहा है कि एमएलए के घर का वॉचमैन प्रमोशन पाकर पार्टी में आ गया। दोनों की हंसी देखकर पास के वेटर तक मुस्कुराने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिया राहुल का छुपा रिश्ता। अरीव का रवैया देखकर रिया और भी झल्ला गई। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और भीड़ से थोड़ा दूर ले जाकर बोली, देखा कितना रूखा है, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं आया। राहुल ने उसकी कमर पर हाथ रखा और हंसकर कहा, तो क्या हुआ, मुझे उसकी परवाह नहीं, तू तो मेरी है ना। रिया ने हल्की मुस्कान दी, तू भी ना। फिर दोनों ने एक कोना पकड़कर जल्दी से एक दूसरे को किस किया। उसी समय रोहित और उदय फिर उधर झांकने लगे। रोहित बोला, ओ भाई, ये तो गुलाब जामुन है, ऊपर से रेड ड्रेस, नीचे से मिठाई का टब। उदय बोला, और ये राहुल, कॉम्बो पैक। दोनों फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्राक्ष की नज़र। दूसरी ओर रुद्राक्ष ये सब ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। कुछ गड़बड़ है, राहुल और रिया का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है, मुझे इसे याद रखना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरीव की बेचैनी। अरीव भीड़ के बीच मुस्कुरा रहा था, बिजनेस पार्टनर्स से बातें कर रहा था, लेकिन उसका दिल बार बार ऊपर कमरे की ओर खींच रहा था। उसे भीतर से लग रहा था कि सांवी ठीक नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में सांवी। उधर अरीव के कमरे में बिस्तर के पीछे बैठी सांवी रोते रोते कांप रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह हर आहट पर चौंक जाती, जैसे डर हो कि कहीं राहुल अंदर न आ जाए। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो। नहीं नहीं, बस अरीव आ जाए, वही मुझे बचा सकता है। उसकी सिसकियां धीरे धीरे कमरे की खामोशी में घुल रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीचे पार्टी की रौनक और हंसी ठिठोली थी। ऊपर एक कमरे में सांवी का अतीत उसके सामने खड़ा था। एक तरफ राहुल और रिया का राज छुपा था, दूसरी तरफ सांवी का डर, और बीच में अरीव, जिसका दिल बार बार उसे ऊपर बुला रहा था। दूसरी तरफ फार्म हाउस की पार्टी अपने चरम पर थी। हल्के संगीत की धुनें, हंसी की आवाज़ें और महंगी वाइन की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन और नामी हस्तियां चारों तरफ खड़ी बातचीत कर रही थीं। रिया दूर से खड़ी अरीव को देख रही थी। ब्लैक थ्री पीस में बेहद आकर्षक, लोगों के बीच भी उसकी शख्सियत सबसे अलग चमक रही थी। रिया के दिल में जलन और चाहत दोनों थी। उसने धीरे से अपने वेटर से कहा, ड्रिंक में मिलाना, बस थोड़ी देर में ये मेरे काबू में होगा। वेटर ने सिर झुका दिया और ट्रे में एक गिलास में नजर न आने वाला पाउडर डाल दिया। अरीव क्लाइंट से बात करते करते उस ड्रिंक को उठा लेता है। वह एक ही घूंट में पी जाता है। कुछ देर सब ठीक था, लेकिन फिर उसकी सांसें तेज होने लगीं। आंखें लाल हो गईं, हाथों में कंपन और नसों में अजीब सा तनाव भर गया। वह समझ गया, किसी ने मुझे ड्रग्स दिया है। वह किसी से कुछ कहे बिना भीड़ से निकलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में घुसते ही वह ऑटो लॉक टाइमर ऑन कर देता है ताकि सुबह से पहले कोई अंदर न आ सके। फिर वह बाथरूम की ओर भागता है। शॉवर ऑन करके वह ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी उसके चौड़े कंधों से बहता है, लेकिन शरीर की गर्मी और बेचैनी कम नहीं होती। वह सामने की दीवार पर मुक्का मारता है। कंट्रोल करो अरीव, खुद को संभालो। लेकिन दवा का असर उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। धीरे धीरे वह अपनी शर्ट उतार देता है, बालों से पानी टपकता है और उसकी सांसें अनियंत्रित होती जाती हैं।
लगभग 1 घंटे तक वह शौव में खड़ा रहता है, लेकिन बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ती जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर सान्वी उसी कमरे के भीतर सो गई थी, आंसुओं से थकी हुई। उसकी नींद अचानक टूटी जब उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वह उठकर बैठ गई। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थीं। अगले ही पल उसने अरीव को देखा, कमर पर सिर्फ एक काला तौलिया, भीगे बालों से पानी टपक रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। सान्वी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो यहाँ कैसे, अब मैं क्या करूँगी? अगर उसने मुझे देख लिया तो? अरीव ने अचानक उसकी तरफ देखा और ठिठक गया। सान्वी, तुम यहाँ? सान्वी का चेहरा रोने से लाल था। उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टकराव। अरीव खुद को काबू करने की कोशिश करता है। वह गहरी सांस लेता है, लेकिन ड्रग्स का असर उसके शरीर को सान्वी की तरफ खींच रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सान्वी का दुपट्टा पकड़ लिया। सान्वी घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सान्वी रहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? अतीव कहता है, आई एम सॉरी सान्वी, मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वह सान्वी को किस करने लगता है, एक डीप पैशनेट किस। सान्वी अतीव उसे छूटने की बहुत कोशिश करती है पर छूट नहीं पाती। अरीव के हाथ सान्वी के पूरे बॉडी पर चल रहे थे। अरीव सान्वी को गोद में उठाकर अपने बेड में पटक देता है। सान्वी धीरे धीरे पीछे की शक्ति जाती है और कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए सर, हमको ऐसा मत कीजिए। पर अरीव को कोई होश नहीं था। वह सान्वी के पैर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके ऊपर शहर जाता है और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। सान्वी उसके पूरे बॉडी पर नाखूनों के निशान बनते जा रही थी, उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी और चिख रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इस पल अरीव सान्वी के सूट को खींचकर फाड़ देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सान्वी उसे बहुत हटाने की कोशिश करती है, पर वह एक नाजुक लड़की एक नौजवान को कैसे हटा सकती थी। अतीव सान्वी की सर से सर मिलते हुए, आई एम सॉरी सनी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। इस वक्त वह सान्वी के अंदर इंटर करता है और सामने की सीख निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू क्यों नहीं लगते हैं। अब सान्वी शांत हो चुकी थी, पर अरीव अभी उसे पर वैसे ही हावी था। अब सुबह के 3 बजे बज रहे थे। सान्वी थक चुकी थी, पर अतीव पर ड्रेस का असर कम नहीं हुआ था। सान्वी तो रात के 1 बजे ही बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद अरीव शांति से अलग होकर उसके बगल में सो जाता है। दोनों एक पतली व्हाइट सिल्क के सदर से ढके हुए थे। दोनों के जिस्म एक भी कपड़ा नहीं था। अगली सुबह सान्वी खुद को और अरीव को एक साथ एक बिस्तर पर देखी है। अरीव सान्वी के कमर में हाथ रखकर सोया हुआ था। उसे सान्वी बेड के सीलिंग के ऊपर वाले मिरर में देख रही थी और सोचती है कि यहाँ भी मेरे साथ वही हुआ। अरीव जी इतने बड़े इंसान है, क्या वह मुझे अपनाएंगे या मुझे छोड़ देंगे? मैं तो खूबसूरत भी नहीं। अगली कहानी में क्या होगा? जब अरीव को होश आएगा, क्या वह सान्वी को अपना आएगा या उसे छोड़ देगा? और जब घर वालों को ये बात पता लगेगी तब क्या होता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क सवाल, क्या अरीव अपने होश और दिल दोनों को संभाल पाएगा या रिया की साजिश उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगी? एक सुंदर